Good morning to my all brilliant students and faculty members who are watching the channel of Lohia College Churu. Today in the series of lecture of embryology, I will discuss on the placenta, the foundation of life. प्लेसेंटा का जो टॉपिक है ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यानी बीएससी और एमएससी दोनों ही क्लासों में ये सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा की डेफिनेशंस क्या है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, प्लेसेंटा की फिजियोलॉजी क्या है, इन सभी बातों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले इस टॉपिक के जो मेन कंटेंट रहेंगे उसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेसेंटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा, फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा और लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसेंटा। तो ये कुछ आज के इस व्याख्यान के मुख्य जो कंटेंट हैं उन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा मैटरनल और फीटल टिश्यूज के बीच में पाए जाने वाला संयोजन है। प्लेसेंटा इज द कनेक्शन which is present between maternal and fetal tissue and it is called as placenta. प्लेसेंटा शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और ग्रीक लैंग्वेज में इसका अर्थ होता है फ्लैट केक या चपटा केक। हार्वे के अनुसार प्लेसेंटा मैटरनल ब्लड का एक बढ़ा हुआ रूप होता है। प्लेसेंटा इज एन इलाबोरेटेड फॉर्म ऑफ मैटरनल ब्लड। मैथ्यू के अनुसार प्लेसेंटा भ्रूण का फेफड़ा होता है। प्लेसेंटा इज ए फीटल लंग। जेनकिंसन के अनुसार प्लेसेंटा एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा एम्ब्रियो और मदर के बीच में फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होता है। अकॉर्डिंग टू जेनकिंसन, प्लेसेंटा इज ए डिवाइस फॉर फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर। ओहो ग्रॉशर के अनुसार प्लेसेंटा मात्रक और भ्रूणीय ऊतकों के बीच में पाई जाने वाला संयोजन है और इनमें दोनों के रक्त की कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती है, दोनों के रक्त कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहो ग्रॉशर, प्लेसेंटा इज द कनेक्शन ऑफ मैटरनल एंड फीटल टिश्यूज इन विच नेवर ब्लेंडिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। प्लेसेंटा एक प्रकार की अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो प्रेगनेंसी के प्रारंभ में बनती है और प्रसव क्रिया के पश्चात यानी डिलीवरी के पश्चात ये खत्म हो जाती है। सो प्लेसेंटा इज ए टेम्परेरी endocrine gland which is established at the time of pregnancy and it diminishes at the time of parturition. प्लेसेंटा एक प्रकार की डबल वेस्कुलर स्पंज लेयर है जो मैटरनल प्लेसेंटा और फीटल प्लेसेंटा की बनी होती है। यानी प्लेसेंटा का आधा भाग मदर के गर्भाशय की एंडोथीलियम से बनता है और इसका आधा भाग जो होता है वो एम्ब्रियो की आउटर सरफेस एरिया से बनती है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं प्लेसेंटा के बारे में। इसके पश्चात इसका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी यानी घनिष्ठता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन प्रत्यारोपण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के वितरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन उत्पत्ति के आधार पर। तो ये 5 मेन बेसिस है प्लेसेंटा के क्लासिफिकेशन की। ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अब इनमें इनके फिर फर्दर क्लासिफिकेशन आएंगे, सब स्टेप्स आएगी। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, घनिष्ठता के आधार पर। इंटीमेसी के आधार पर प्लेसेंटा 3 प्रकार के होते हैं।
नॉन डेसिडुएट टाइप, डेसिडुएट टाइप और कॉन्ट्रा डेसिडुएट टाइप। नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा जो होते हैं, इसमें मदर और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन बहुत रिजिड नहीं होता है, इसलिए पार्ट्यूरेशन केस में विलाई आसानी से पृथक हो जाती है और प्रसव क्रिया केस में इनमें कोई रक्तस्राव नहीं होता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। So in this placenta, connection is not rigid, so at the time of parturition villi easily dissociate and there is no bleeding. इस प्रकार का प्लेसेंटा मुख्य रूप से पाया जाता है सुअर के अंदर, घोड़े के अंदर, गायों के अंदर, बफेलो में और कुछ प्राइमेट मेंबर है उनके अंदर ये प्लेसेंटा पाया जाता है। डेसिडुएट जो प्लेसेंटा होता है इनमें कनेक्शन थोड़ा रिजिड होता है, अतः प्रसव क्रिया के इसमें डेसिडुआ जो होती है ये भी बाहर आ जाती है और डिलीवरी के समय इसमें रक्तस्राव होता है। इन दिस प्लेसेंटा कनेक्शन इज रिजिड एट द टाइम ऑफ पार्ट्यूरेशन, डेसिडुआ स्लफ ऑफ एंड हैवी ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इस प्रकार का प्लेसेंटा मुख्य रूप से ह्यूमन के अंदर, डॉग्स के अंदर, कैट के अंदर और रैबिट के अंदर पाई जाता है। थर्ड इज कॉन्ट्रा डेसिडुएट। इस प्रकार के प्लेसेंटा में कनेक्शन बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, अतः प्रसव क्रिया के समय भ्रूण के जो ऊतक होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं और वो मैटरनल वाल के साथ बाहर आ जाते हैं। कई बार फीटस का जो पार्ट होता है, फीटस का जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है वो भी गर्भाशय गुहा के अंदर रह जाती है। तो यहाँ पर डिसोसिएशन जो होता है वो बहुत ही टिपिकल है। In this connection is very rigid that at the time of parturition fetal tissue is damaged along with the maternal wall and some part of fetus remains inside the uterine cavity. ये प्लेसेंटा पाई जाता है टाल्पा में और पैरामेलिस में। तो ये क्लासिफिकेशन की पहली बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, घनिष्ठता के आधार पर। ये इसका एक फ्लो चार्ट दिखाया है इसमें क्लासिफिकेशन का। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है विलाई के वितरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। विलाई के वितरण के आधार पर प्लेसेंटा 5 प्रकार के होते हैं। एक तो डिफ्यूज्ड या विस्तृत प्रकार का, कॉटिलिडोनरी या बीजपत्री आधार का, जोनेरी या क्षेत्रीय आधार का, डिस्कोइडल या बिंबा प्रकार का। सॉरी इसमें ये 4 ही मेन टाइप है, डिफ्यूज टाइप, कॉटिलिडोनरी टाइप, जोनेरी टाइप और डिस्कोइडल टाइप। जोनेरी जो प्लेसेंटा है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कंप्लीट टाइप और इनकम्प्लीट टाइप। डिस्कोइडल प्लेसेंटा है ये भी 2 तरह के होते हैं, मोनोडिस्कोइडल और बाइडिस्कोइडल। इसलिए विलाई के वितरण के आधार पर ये मुख्यतः 4 प्रकार हो गए, डिफ्यूज टाइप, कॉटिलिडोनरी टाइप, जोनेरी टाइप, डिस्कोइडल टाइप। डिफ्यूज टाइप का जो प्लेसेंटा है ये पाया जाता है पिग में, हॉर्स में, व्हेल के अंदर, लीमर के अंदर। कॉटिलिडोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है काऊ के अंदर, सीप के अंदर, बफेलो के अंदर। जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है कंप्लीट टाइप का डॉग और कैट के अंदर। इनकम्प्लीट पाया जाता है रैकून के अंदर। डिस्कोइडल में मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा ये मिलता है मैन और रेबिट के अंदर, और बाइडिस्कोइडल ये मिलता है मंकी के अंदर। ये फिगर है डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड में क्या होगा, विलाई जो होती है वो पूरे एम्ब्रियो के चारों तरफ फैली रहती है विलाई की तरह। कॉटिलिडोनरी में इस तरह के छोटे छोटे ये कॉटिलिडोन्स बन जाते हैं, बीजपत्री। जोनेरी जो प्लेसेंटा होता है इसमें बैंड के रूप में पूरे प्लेसेंटा के चारों ओर विलाई बनती है, जैसे अपने हाथों में जो बैंड पहनते हैं। अब ये बैंड मान लीजिए कंप्लीट हो एकदम रिंग के रूप में, तब इसको कंप्लीट बोलेंगे, और ये सी के आकार का हो तो इसे इनकम्प्लीट बोलेंगे। और डिस्कोइडल में क्या होगा, विलाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक चकती के रूप में होता है, एक डिस्क के रूप में होता है। ये डिस्क जब एक तरफ हो तो इसको मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा बोलेंगे, और दोनों तरफ यदि हो तो इसको बाइडिस्कोइडल प्लेसेंटा बोलेंगे। तो ये विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तीसरा जो बेसिस है हिस्टोलॉजी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में टोटल 6 लेयर होती है। सबसे सिंपल जो प्लेसेंटा होगा उसमें 6 बैरियर लेयर्स पाई जाती है,
और जो जो प्लेसेंटा जटिल होता जाएगा इसमें बैरियर लेयर्स की संख्या कम होती जाती है। इसमें 3 लेयर मदर के यूट्रस की होती है और 3 लेयर इसमें एम्ब्रियो की होती है। ये लेयर भीतर से बाहर की तरफ, सबसे पहले जैसे गर्भाशय की मैटरनल एंडोथेलियम, इसके बाद यूट्रस का कनेक्टिव टिश्यू, फिर यूट्रस की एपिथेलियम, ये 3 लेयर मदर के गर्भाशय की है। इसके बाद ट्रोफोब्लास्ट, ये एम्ब्रियो की लेयर है। कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ये एम्ब्रियो की लेयर है। और फीटल एंडोथेलियम, ये भ्रूण की लेयर है। तो इस तरह कुल मिला के इसमें 6 लेयर्स होती है। इसमें प्रथम जो 3 है ये यूट्रस की लेयर है या मदर की लेयर है, और ये जो 3 लेयर है ये एम्ब्रियो की या फीटस की लेयर है। ये इसमें एक सिंपल हाइपोथेटिकल फिगर्स जैसे दिखाया इसमें। इसका ये जो पार्ट है ये मैटरनल पार्ट है और ये जो है ये फीटल पार्ट है। इसमें भीतर से बाहर की तरफ ये एंडोथेलियम, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मैटरनल एपिथेलियम, फिर एम्ब्रियो के एपिथेलियम, एम्ब्रियो का कनेक्टिव टिश्यू, एम्ब्रियो की एटीथेलियम। तो सबसे सिंपल जो प्लेसेंटा होगा उसमें ये 6 लेयर्स पाई जाएगी। जो जो प्लेसेंटा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जटिल होता जाएगा, उसमें इन लेयर्स की संख्या जो होती है वो कम होती जाती है। ये इसी फिगर को एनलार्ज करके दिखाया इसमें। ये फीटल पार्ट, दिस इज मैटरनल पार्ट। हिस्टोलॉजी का बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे पहले ग्रॉसर ने दिया था। ग्रॉसर क्लासिफाइड द प्लेसेंटा इनटू 5 टाइप्स। हिस्टोलॉजिक बेसिस पे प्लेसेंटा 5 तरह के हैं: एपिथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, हीमोकोरियल और हीमो एंडोथेलियोकोरियल। ये एक टेबल में कंपैरेटिव एस्पेक्ट इसका दिया है। ये 5 प्लेसेंटा है। इसमें मदर की 3 लेयर हैं, इधर ये एम्ब्रियो की 3 लेयर है। जैसे सबसे पहली जो टाइप है एपिथेलियोकोरियल, इसके अंदर गर्भाशय की तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, भ्रूण की तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, यानी ये सबसे सिंपल प्लेसेंटा है और इसमें 6 लेयर्स प्रेजेंट है। ये प्लेसेंटा मिलता है पिग में और हॉर्स में। सेकेंड टाइप इज सिंडेस्मोकोरियल। इसके अंदर मदर की 2 लेयर है, मदर की जो एपिथेलियम है वो यहाँ पर डैमेज हो जाती है और भ्रूण की तीनों लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। ये प्लेसेंटा पाई जाता है सीप में, गोट में और काऊ के अंदर। तीसरी जो टाइप है एंडोथेलियोकोरियल, इसके अंदर गर्भाशय की 1 लेयर है, भ्रूण की इसके अंदर 3 लेयर है। अब यहाँ पर गर्भाशय की एपिथेलियम भी डैमेज हो गई है, गर्भाशय का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी डैमेज हो गया है, क्योंकि एम्ब्रियो गर्भाशय की भित्ति में पेनिट्रेट करता है। ये प्लेसेंटा पाई जाता है कैट में, डॉग में और फेरल में। चौथी टाइप जो है हीमोकोरियल, इसके अंदर गर्भाशय की तीनों लेयर यहाँ पर डैमेज हो जाती है, भ्रूण और गहराई में धंस जाता है। भ्रूण की यहाँ पर तीनों लेयर्स प्रेजेंट है। ये प्लेसेंटा मिलता है मैन और मंकी के अंदर, यानी प्राइमेट्स के अंदर। और पांचवी टाइप है इसमें हीमो एंडोथेलियोकोरियल। इसके अंदर गर्भाशय की तीनों लेयर डैमेज हो गई है और भ्रूण की इसके अंदर 1 अथवा 2 लेयर हो सकती है। ये प्लेसेंटा मिलता है रेबिट के अंदर, रैट के अंदर और माउस के अंदर। तो ये हिस्टोलॉजी की बेसिस पे ये 5 मेन सब टाइप्स होती है: एपिथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, हीमोकोरियल और हीमो एंडोथेलियोकोरियल। ये फिर एक कंपेरेटिव टेबल यहाँ पर दिखाई है इसमें। यहाँ पर प्लस जो साइन है इसका मतलब ये लेयर्स प्रेजेंट है। नेगेटिव सिंबल इसको इंडिकेट करता है कि ये लेयर इसमें एब्सेंट है। तो ये सबसे पहला जो प्लेसेंटा एपिथेलियोकोरियल, इसमें गर्भाशय की तीनों लेयर प्रेजेंट हैं और भ्रूण की तीनों लेयर प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल पिग एंड हॉर्स। सिंडेस्मोकोरियल में गर्भाशय की एंडोथेलियम प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, एपिथेलियम डैमेज हो गई है और फीटस की तीनों लेयर्स प्रेजेंट है। एंडोथेलियोकोरियल के अंदर गर्भाशय की एंडोथेलियम प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो गया है, एपिथेलियम डैमेज हो गया है, फीटस की तीनों लेयर प्रेजेंट है। हीमोकोरियल में गर्भाशय की तीनों लेयर डैमेज हो गई है और एम्ब्रियो की तीनों लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है।
हीमाटोथैलियोकोरियल में गर्भाशय की तीनों लेयर डैमेज है, एम्ब्रियो की ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर डैमेज हो गई है, और एम्ब्रियो का कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, और फीटस के एंडोथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये डिटेल इसकी कंपेरेटिव एस्पेक्ट की टेबल है। तो इस तरह हिस्टोलॉजिक बेसिस पे ये 5 मेन टाइप्स होती है। ये इनके फिगर दिखाए हैं सक्सेसिव। ये जैसे एपिथेलियोकोरियल है, ये सिंडेस्मोकोरियल है, ये एंडोथेलियोकोरियल है, ये हीमोकोरियल प्लेसेंटा है, और एक टाइप और होती है हीमोएंडोथेलियोकोरियल। इसके बाद ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन की बेसिस पे प्लेसेंटा 3 प्रकार का होता है। एक तो एलेंटोइक प्लेसेंटा, सेकेंड इज यॉर्क सैक प्लेसेंटा, थर्ड इज कोरियोनिक प्लेसेंटा। यॉर्क सैक प्लेसेंटा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये इवोल्यूशन की बेसिस पे है। और सबसे पहले एमनियोट जो होते हैं उनमें सबसे पहली जो झिल्ली बनती है वो यॉर्क सैक ही बनती है, और यॉर्क सैक पूरे यॉर्क को चारों तरफ से घेर लेती है, यॉर्क को भी एब्जॉर्ब करती है, इसके अंदर छोटी छोटी विलाई बनती है। तो सबसे इवोल्यूशन की बेसिस पे सबसे जो सिंपल प्लेसेंटा है दैट इज यॉर्क सैक प्लेसेंटा, और ये मेटाथीरियंस के अंदर पाया जाता है, यानी जो थैली वाले जो स्तनधारी है, कंगारू है जैसे, कंगारू के अंदर इस तरह का प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। थर्ड इज एलेंटोइक प्लेसेंटा। एलेंटोइस जो होती है ये भ्रूण की एक तरह से यूरिनरी ब्लैडर होता है, क्योंकि जिन अंडों में यॉर्क ज्यादा होता है उनमें जो जो डेवलपमेंट होगा यॉर्क का धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता जाएगा, और वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो इस एलेंटोइस के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो एलेंटोइस की जो झिल्ली होती है, एलेंटोइक जो मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन कई बार विलाई फॉर्मेशंस करती है और प्लेसेंटा की फॉर्मेशंस करती है, और इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है ये भी यूथीरियंस के अंदर ये पाया जाता है। तीसरा जो है कॉरियोनिक प्लेसेंटा। हाँ, अब इसमें कॉरियोन जो है वो सबसे बाहर की झिल्ली होती है। कॉरियोन और एमनियोन के बीच में कॉरियोनिक कैविटी है, एमनियोन और एम्ब्रियो के बीच में एमनियोटिक कैविटी है। तो एक तरह से दो तरह के स्विमिंग पूल अपने ह्यूमन के अंदर बच्चे के चारों ओर होते हैं। एम्ब्रियो के चारों ओर एमनियोटिक कैविटी है, उस एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, और एमनियोटिक कैविटी के बाहर कॉरियोनिक कैविटी है, और उस कॉरियोनिक कैविटी में कॉरियोनिक फ्लूइड भरा हुआ है। तो डबल स्विमिंग पूल में एम्ब्रियो जो होता है वो सर्वाइव करता है, और यह सबसे हाईली डेवलप्ड प्रकार का प्लेसेंटा है, और मनुष्यों में इस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, प्राइमेट्स में पाया जाता है, और यह सबसे जटिल प्लेसेंटा होता है विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। इसका लास्ट पार्ट दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा। इसमें कई एस्पेक्ट में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। फर्स्ट एस्पेक्ट इज न्यूट्रिशन। सभी जो पोषक पदार्थ होते हैं वो मदर से एम्ब्रियो में प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑल न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो थ्रू प्लेसेंटा। कम अणुभार वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं ये डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्लेसेंटा ग्लूकोज के लिए दोनों डायरेक्शन में परमिएबल होती है, यानी ग्लूकोज मदर से एम्ब्रियो में भी आ सकता है, मदर से एम्ब्रियो से मदर में आ सकता है, मदर से एम्ब्रियो में आ सकता है। कई बार ये देखा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो कई बार फास्ट करती है, उपवास करती है, या जानबूझ के भूखी रहती है, उस केस में एम्ब्रियो के अंदर जो ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोज मदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो प्लेसेंटा इज परमिएबल फॉर ग्लूकोज इन बोथ डायरेक्शन। लेकिन फ्रुक्टोज जो होता है ये केवल मदर से एम्ब्रियो में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एम्ब्रियो से मदर में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। प्लेसेंटा कैन स्टोर ए लिटिल अमाउंट ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन, और प्लेसेंटा में कुछ मात्रा वसा की और ग्लाइकोजन की संग्रहित भी होती है, और यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट कर सकता है। आवश्यकता से ज़्यादा यदि ग्लूकोज का कंजप्शन हो रहा है तो प्लेसेंटा में ग्लूकोज का रूपांतरण ग्लाइकोजन में हो जाता है, और यह घटना ग्लाइकोजनेसिस के नाम से जानी जाती है। सेकेंड एस्पेक्ट एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में क्या होगा, एम्ब्रियो में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे ये वेस्ट प्रोडक्ट प्लेसेंटा के द्वारा मदर के अंदर ट्रांसमिट होंगे। मदर से उत्सर्जित उत्पाद ब्लड में आएंगे, ब्लड से उत्पाद ये रीनल आर्टरी में आएंगे, रीनल आर्टरी से उत्पाद किडनी में आएंगे,
और किडनी से प्रोडक्ट फिर यूरिन फॉर्मेशन के द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित हो जाते हैं। इसलिए भ्रूण के अंदर बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लेसेंटा के द्वारा मदर के थ्रू होते हुए शरीर के बाहर निष्कासित होता है। ये रेस्पिरेशन का बहुत ही सुंदर डायग्राम इसमें दिखाया है। और इसमें मदर जो ऑक्सीजन लेती है वो ऑक्सीजन मदर के ब्लड से होते हुए फिर प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो में जाती है। एम्ब्रियो इस ऑक्सीजन को काम में लेता है और उसके अंदर CO2 बनती है। ये CO2 प्लेसेंटा के द्वारा मदर के ब्लड में आती है और मदर के ब्लड के थ्रू ये फेफड़ों के द्वारा शरीर के बाहर चली जाती है। तो ये एक तरह का ये स्पेशल सर्कुलेशन है, क्योंकि ये सर्कुलेशन टेम्परेरी है, केवल प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान ही ये डेवलप होता है, लेकिन इसको स्पेशल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। इसलिए मदर के अंदर हार्ट में डबल सर्कुलेशन तो होता ही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके अलावा ये प्लेसेंटर सर्कुलेशन है, ये मदर के अंदर और पाया जाता है। मेल के अंदर, नर के अंदर ये सर्कुलेशन नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही सुंदर फ्लो डायग्राम दिखाया है रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का। हालांकि इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रेस्पिरेशन में क्या होगा, मदर ऑक्सीजन लेगी, ये ऑक्सीजन प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो में चली जाएगी, एम्ब्रियो के अंदर रेस्पिरेशन होगा, उसमें CO2 बनेगी, ये CO2 प्लेसेंटा के द्वारा मदर में आएगी और मदर से फिर ये फेफड़ों के द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित हो जाती है। इसी तरह एक्सक्रीशन जो एम्ब्रियो के अंदर जो उत्सर्जी उत्पाद बनेंगे वो प्लेसेंटा के द्वारा मदर में आ जाते हैं और मदर में रीनल आर्टरी के थ्रू होते हुए किडनी से यूरिन के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। स्टोरेज, प्लेसेंटा ट्रांसपोर्टेशन के अलावा प्रोटीन और आयरन को भी स्टोर करता है। बिसाइड्स ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसेंटा आल्सो स्टोर्ड प्रोटीन एंड आयरन। प्लेसेंटा आल्सो secrete local enzymes which regulates the protein metabolism. प्लेसेंटा के द्वारा कुछ स्थानीय स्तर के एंजाइम है वो भी स्रावित होते हैं और ये एंजाइम प्रोटीन उपापचय के अंदर ये भाग लेते हैं। प्रोटेक्शन, मदर के द्वारा बनने वाली जो एंटीबॉडीज होती है वो एम्ब्रियो के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो में चली जाती है और भ्रूण को विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस, माइक्रोब्स और हजार्डस केमिकल से सुरक्षा करती है। इसलिए एम्ब्रियो को जो प्रोटेक्शन जो मिलती है वो मदर के लीवर में, मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडीज बनती है उन एंटीबॉडीज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो मदर में एंटीबॉडीज बनेगी, ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो में चली जाती है और एम्ब्रियो में होने वाला कोई भी पैथोजन इन्फेक्शन है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, हानिकारक जो रसायन हैं उन सभी को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है। एंडोक्राइन फंक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लेसेंटा का, क्यों प्लेसेंटा जो है वो भी एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो प्रेगनेंसी के प्रारंभ में बनती है और आफ्टर डिलीवरी पार्टिट्यूशन ये डैमेज हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान पूरे एम्ब्रियो की प्रोटेक्शंस के लिए, उसकी केयर के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होते हैं। इसमें मुख्य हार्मोन्स मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा। फर्स्ट हार्मोन इज HCG यानी ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये भ्रूण की कॉरियन जो होती है उसके द्वारा स्रावित होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन कंजक्शन विथ हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये कोलैबोरेटिव रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है उसको ये मेंटेन रखता है। सेकेंड इज CGH, कॉरियोनिक ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन प्रोटीन नेचर का होता है। ये फ्री फैटी एसिड्स प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटीन प्रोवाइड्स करता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन हार्मोन, ये स्टीरॉयड प्रकृति का होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी स्टीरॉयड प्रकृति का होता है। रिलैक्सिन हार्मोन, यह हार्मोन डिलीवरी के समय स्रावित होगा और इसका मेन जो फंक्शन वो होता है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस की जो मांसपेशियां होती है उनको शिथिल करना, उनको रिलैक्स करना, ताकि प्रसव क्रिया आसानी से संपन्न हो जाए। रेनिन हार्मोन, ये मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को प्रेरित करता है, मिल्क सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है
इसलिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है उनके अंदर ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है, उनकी जो पीरियोडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। स्टिमुलेट थायराइड एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स विथ एडिनोहाइफाइसिस एंड स्टिमुलेट यूट्रस ग्रोथ, गर्भाशय की वृद्धि को ये प्रेरित करती है। ये यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखाया है इसमें ओवम की लाइफ का, ओवम के फ्यूचर्स का। सपोज किसी महिला में ओवुलेशन हुआ और ओवम का जैसे निष्कासन हुआ, अब इस ओवम की दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये ओवम फर्टिलाइज हो जाए या ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हो। तो लेफ्ट और राइट दोनों में मैं कंपेरेटिव एस्पेक्ट यहाँ पर शेयर करूंगा। यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। इधर ओवम का यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। अब इधर कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। इधर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना है तो यहाँ पर कोई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं होगा। अब इधर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी, प्लेसेंटा का बनना प्रारंभ हो जाएगा। इधर कोई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लेसेंटा नहीं बनेगा। अब प्लेसेंटा जब बन गया तो प्लेसेंटा के द्वारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया, सीक्रेट HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यहाँ पर स्रावित होगा। लेकिन इस केस में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो स्रावित नहीं होता है। अब HCG जब स्रावित होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH हार्मोन स्रावित नहीं होंगे। इधर HCG स्रावित नहीं हो रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइक हार्मोन स्रावित होता है। अब FSH और LH जब स्रावित नहीं हो रहे हैं तो फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होती है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, oogenesis नहीं होता है और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। इधर प्लेसेंटा नहीं बना है, oogenesis यहाँ पर चालू रहेगा, फॉलिकुलर ग्रोथ यहाँ पर चालू रहेगी, oogenesis यहाँ पर चालू रहेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्रारंभ रहती है। इसलिए लेडीज में यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज हो गया, इट मीन्स फीमेल है वो कंसीव हो गई है, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, उसके अंदर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गई है और उनका फर्टिलाइज यदि नहीं होता है तो प्लेसेंटा नहीं बनता है और मंथली जो पीरियडिक साइकिल है वो रेगुलर इसके अंदर स्टार्ट रहती है। तो ये बहुत ही सुंदर कंपेरेटिव फ्लो चार्ट दिखाया कि ओम फर्टिलाइज होगा तो क्या इसकी फिजियोलॉजी रहेगी और ओम यदि फर्टिलाइज नहीं होता है तो इसका क्या फ्यूचर रहेगा। हाँ, प्लेसेंटा एक प्रकार के अल्पपारगम्य झिल्ली के रूप में भी कार्य करता है। इट एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसेंटा। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज एसोसिएटेड विथ विविपारिटी। एनिमल किंगडम में तीन तरह की परिस्थितियां पाई जाती है एनिमल्स के अंदर। एक तो ओविपेरस एनिमल जो केवल अंडे देते हैं, एक ओविपेरस एनिमल, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है लेकिन एम्ब्रियो का कुछ डेवलपमेंट गर्भाशय में होता है, कुछ डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है और ये इमेच्योर एम्ब्रियो को ये जन्म देते हैं। और तीसरी कंडीशन विविपैरिटी होती है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है। एज द mammal eggs are allocetal, so developing embryo depends on a device which not only acts as a barrier but also provide a semi-permeable channel for the exchange of molecules between embryo and mother. तो मनुष्यों के स्तनधारियों के जो अंडे होते हैं वो एलेसिथल प्रकार के होते हैं, इनके अंदर योग की मात्रा सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए एम्ब्रियो की प्रोटेक्शंस के लिए, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए ये एक ऐसी युक्ति के ऊपर डिपेंड हो जाती है जिसमें मदर के द्वारा सभी सामग्री प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो को प्रोवाइड होती रहती है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड which not only protect the embryo but also helpful in maintenance of gestation period. तो प्लेसेंटा है एक तरह की टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन ये पूरे 9 मंथ के दौरान ये एम्ब्रियो की सुरक्षा नहीं करती है बल्कि ये गेस्टेशन पीरियड को भी मेंटेन रखती है। तो इतना महत्वपूर्ण
जो फंक्शन है वो प्लेसेंटा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इसकी सिग्निफिकेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल प्लेसेंटा के चैप्टर के बारे में, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इस टॉपिक संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, तो आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आई एम हाईली thankful to you. Have a good day. Have a great day. Thank you very much.